मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी हुई है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाई गई है। और जिन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की है, जिन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाई है, उसमें बजरंग दल के गुंडे शामिल नहीं हैं, या राइट विंग के अफराद शामिल नहीं हैं, या सड़क पर घूमने वाले तीसरे चौथे नंबर के नेता शामिल नहीं है, बल्कि मरकज़ी वज़ीर शामिल है, मिनिस्टर शामिल है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग की थी और उस प्रोग्राम में मुसलमानों के बारे में मंसूबा बनाया गया कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती इस्लाम छुड़वाकर हिंदू बनाना है, उनका मज़हब तब्दील कराना है। मुसलमानों के बारे में कहा गया कि मुसलमानों को इस देश से भगाना है, हिंदुस्तान पर ये लोग बोझ बने हुए हैं। मुसलमानों के बारे में कहा गया कि ये लोग कभी भी देश के गद्दार नहीं हो सकते हैं। उस प्रोग्राम में आइन को बदलने का मंसूबा पेश किया गया। और हैरत की बात यह है कि जो प्रोग्राम हुआ तो ऐसी जगह पर हुआ जिस जगह पर AI समिट हो रही है। दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों का डेलीगेशन मौजूद है। पूरी दुनिया की नज़र है इस समिट पर, और AI समिट के ज़रिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो AI की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नंबर 1 है, सबसे आगे है, उसका रोबो दबदबा है। और ये जो AI समिट हो रही है भारत मंडपम में, भारत मंडपम के कैंपस में ही एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। और ये प्रोग्राम मुनक़िद करती है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सनातन संस्था। गोवा की ये संस्था है और इस संस्था ने भारत मंडपम में अपना प्रोग्राम मुनक़िद किया। और इस प्रोग्राम का टाइटल था, उन्वान था, सनातन राज शिक्षनाद महोत्सव। ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है और जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उस हुकूमत ने 63 लाख रुपए का फ़ंड भी दिया था इस संस्था को इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ, और दिल्ली में जो वज़ीर सक़ाफ़त है, कह लीजिए जो कल्चरल मिनिस्टर है, कपिल शर्मा, जिन पर दिल्ली दंगा को भड़काने का भी आरोप है, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और इन सब लोगों ने अपनी मौजूदगी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल खोलकर ज़हर अफ़शानी की। इनमें कुछ लोगों ने कहा कि इस देश पर मुसलमान बोझ बन चुके हैं, मुसलमानों की वजह से देश की, भारत की तरक्की नहीं हो रही है, मुसलमानों को देश से निकालना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि जो मुसलमान हैं ये पहले हिंदू थे, ये हिंदू से ही मुसलमान बने, या मुग़लिया सल्तनत के दौर में सब मुसलमान बन गए, हमें दोबारा से इनको हिंदू बनाना है, इनको दोबारा से हिंदू मज़हब में वापस लाना है। और कैसे किया जाए उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। कुछ लोगों ने इस पर फोकस किया कि इन मुसलमानों को देश से भगाना चाहिए, हमें मजबूर करना चाहिए, हमें इनको घुसपैठिया बताना चाहिए। और मुसलमानों को घुसपैठिया बताने का जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को, इस नरेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये नैरेटिव जितना मजबूत होगा उतना ही मुसलमान परेशान होगा। जिस तरह मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी बांग्लादेशी कहा जाता है, तो ये नैरेटिव इसी तरह जारी रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत हुई और हुकूमत के लोग मौजूद है, मिनिस्टर्स मौजूद है, सरकार के फंड से प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। और उस प्रोग्राम में कहा गया कि आइन को बदलना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा, ये आइन हिंदुओं के लिए ख़तरा है। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर ने एक ऐसी संस्था को 63 लाख रुपए का फ़ंड दिया प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए, जिस संस्था पर पहले से कई लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, मुक़दमा चल रहा है। आपको याद होगा कई साल पहले बेंगलुरु में गौरी लंकेश का कत्ल हो गया था, इसी तरह MM कुलबर्गी का कत्ल हुआ था, और इन मामलों में कत्ल का इल्ज़ाम आयद हुआ था इसी सनातन संस्था पर। कर्नाटक की पुलिस ने गौरी लंकेश के कत्ल के लिए जिम्मेदार भी इसी संस्था को जिम्मेदार ठहराया, और फिर उसी संस्था को प्रोग्राम करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी है हुकूमत ने। मिला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर खबर शाये हुई, उस खबर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस खबर में बताया गया कि जो सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने 63 लाख रुपए का फ़ंड दिया सनातन संस्था को प्रोग्राम करने के लिए, और सरकार के पैसे से होने वाला ये प्रोग्राम मुसलमानों के कत्लेआम पर बातचीत करता है, मुसलमानों को देश से भगाने के लिए मंसूबा साजी करता है, मुसलमानों को
दूसरे दर्जे का शहरी और नागरिक बनाने के लिए पॉलिसी तैयार करता है, आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए बाज़ाब्ता प्रपोजल पेश करता है। और सब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किया गया। और दिल्ली में भी उस जगह पर जिसको भारत मंडपम कहा जाता है, भारत मंडपम को G20 के इजलास के मौका पर बनाया गया था कि दुनिया के 20 ममालिक के जब सरबराह आएंगे, एक साथ बैठेंगे, तो जो प्रोग्राम का वेन्यू होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अहम तरीन होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, और बिल्कुल प्रगति मैदान में ही बनाया गया था भारत मंडपम को। अब वहाँ पर AI की समिट हो रही है, दुनिया भर के लोग मौजूद हैं, और वहाँ पर होने वाले इस प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ ज़हर-अफ़शानी की जा रही है। देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है रागिनी नायक। उन्होंने कांग्रेस के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रागिनी नायक ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया है और बताया है कि कैसे हिम्मत हुई सरकार की दिल्ली में, राजधानी में मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बनाने की, इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करने की। रागिनी नायक ने हुकूमत से और बीजेपी से कई तरह के सवालात भी पूछे हैं। आप देखिए इस वीडियो को। नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। और आज अपनी बात में ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक और जुबान में भी बोल देती हूं कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। पर यह बात उन भाजपाइयों और संघियों को हजम नहीं होगी ना, जिनकी राजनीति ही नफरत, हिंसा, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद, विध्वंस, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के कारण फल फूल रही है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2014 के बाद से ऐसी विषाक्त और कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले तमाम संगठन कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं। विचारधारा भी फल फूल रही है और उस विचारधारा पर चलने वाले संगठन भी फल फूल रहे हैं। और ये वो संगठन है जो चुटकी बजाते ही या पलक झपकते ही आए दिन भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, भारत के समाज का जो सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं। और मोदी जी से जब पूछा जाता है या उनके प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है तो वो फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब मानक बदल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, भाजपाई हैं, पर संवैधानिक पद पर आसीन असम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर असम का मुख्यमंत्री ये कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ के भाग जाए, कि अगर रिक्शे वाला कोई मियां हो तो 5 रुपए की जगह 4 रुपया देना, तो ये अपेक्षा होती है। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया है, ये अपेक्षा होती है। और जब उसी हेमंत बिस्व शर्मा का एक ऐसा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि बंदूक तानकर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर निशाना लगाया जाता है, तो वो गोली मुसलमानों पर नहीं चलती है, इस देश के संविधान पर चलती है। ये संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरती गोली ने महात्मा गांधी का सीना भी छलनी किया था। और असम भाजपा का ऑफिशियल हैंडल सोशल मीडिया उसे ट्वीट करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गोदी मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहता है, मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। इतनी थू-थू होती है समाज में और दुनिया में कि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। पर अब मैं मुख्य सवाल पर आती हूं कि वो हिम्मत कैसे होती है ऐसी घटिया सोच का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करने की। यह हिम्मत तभी होती है
जब यह पता हो कि सर्वोच्च नेतृत्व का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि आज ये सवाल जो मैं पूछने वाली हूं वो सीधा सर्वोच्च नेतृत्व से यानी कि मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि एक सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली की सरकार के वो दंगाई मंत्री जिन पे केस चला था दिल्ली में दंगा उकसाने का, वो भी संस्कृति मंत्री हैं, दुर्भाग्य है दिल्ली का, कपिल मिश्रा मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण की बात होती है। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, संविधान को बदल देने की बात होती है। उसमें बात होती है कि मुसलमानों को मार पीट कर कैसे भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए। और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। मोदी सरकार का संस्कृति मंत्रालय 63 लाख रुपया, जो कि इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, 63 लाख रुपया ऐसे सांप्रदायिक संगठन को सशक्त बनाने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ समाज में दुर्भावना भरने के लिए देश की सरकार, मोदी जी की सरकार पैसा दे रही है। अब तो फ्रिंज एलिमेंट्स की भी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार स्वयं कर रही है। और मुझे बताना होगा कि ये सनातन संस्था गोवा का एक संगठन है जिस पर कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या की। ये जांच चल रही है और ऐसे में दुर्भाग्य की भी अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है। द क्विंट ने इस कार्यक्रम पर एक स्टोरी की और उसके बाद ये जानने की कोशिश की आरटीआई के जरिए कि कितना पैसा भारत सरकार ने दिया। वो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने अभी नहीं बताया कि कितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है और किस कारण से दिया है। मैं ये पढ़ना चाहती हूं कि in this regard it is informed that Ministry of Culture, Government of India has sanctioned financial assistance of 63 lakh to Sanatan Sanstha Sangathan Ashram, then the address for Sanatan Rashtra Shankhanad Mahotsav to be organized at Bharat Mandapam, New Delhi under the commemoration of 150th year of national song Vande Mataram। तो वंदे मातरम का तो ना वाह हुआ ना माँ हुआ, जो हुआ वो मैंने आपको बताया। तो अब मैं सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नारे लगे हों कि भारत तेरे अब्बू की जागीर नहीं है, जहां नारे लगे हों कि ये हम बनाम वो की लड़ाई है, जहां नारे लगे हों कि संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर नारे लगे हों कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन से भगाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सरकार ने 63 लाख रुपए क्यों दिए? मैं जानना चाहती हूं, क्या मोदी जी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सरकारी पैसे से तार तार करना चाहते हैं? क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को और सशक्त करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की अनेकता में एकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं? और ये सवाल पूछ जरूर मोदी जी से रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके लिए बेमानी है। और इसलिए बेमानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को तो गले लगाएंगे, पर देश के मुसलमान को कपड़ों से पहचान जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करेंगे।
जब मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो मोहम्मद सामी को भाई बना लेंगे, और जब हिंदुओं को भड़काना होगा तो हर चुनावी भाषण में मुसलमान को घुसपैठिया बताएंगे। तो मोदी जी से, उनकी सरकार से तो सवाल है, पर यह सवाल मैं भारत की जनता के सामने भी रखना चाहती हूं, इस देश के हर न्याय सम्मत नागरिक के सामने रखना चाहती हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक समुदाय पर गोली चलाएगा और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एक कम्युनिटी की एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही हो, वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जाएगा और भारत की सरकार पैसा देगी, तो भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी क्या रह जाएगा। और जब मैं अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करती हूं तो मुझे एक बात मोदी जी को तो याद दिलानी ही पड़ेगी कि मोदी जी, आप अभी मलेशिया गए थे, वहां की 65% जनता जो है, जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, पर यह भारत के सर्वधर्म समभाव का सम्मान था, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की ताकत का मान था कि वहां आपका स्वागत मोदी जी रामायण पर आधारित तीतासेरी राम कठपुतली शो से किया जाता है। और उसी धर्मनिरपेक्ष भारत का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी धर्मनिरपेक्ष भारत में एक मुख्यमंत्री गोली चलाता है मुसलमानों पर, और आपकी सरकार सांप्रदायिक संगठन को पैसा देकर उनको बढ़ावा देती है। क्या जरा भी लाज आपको नहीं आती है मोदी जी? एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी देखिए। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात करते हुए ये सनातन संस्था जैसे संगठनों पर भी मैं कुछ जरूर कहना चाहती हूं कि ऐसे संगठनों ने सनातन शब्द का सबसे ज्यादा अपमान किया है, सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। सनातन धर्म क्या होता है, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरे को परेशान करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे को खुश करने से ज्यादा उसकी पीड़ा को हरने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को भी युद्ध का उद्घोष बनाना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि धर्म को और प्रभु श्री राम को राजनीति के दलदल में हमेशा धसाए रखें और मैला करते रहें, वो ये बात थोड़ी जानेंगे। और प्रभु श्री राम तो खुद ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे लोग, ये सनातन संस्था जैसे लोग जो हैं, ये ऐसी जहरीली विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो ना तो प्रभु राम के हैं, ना सनातन धर्म के हैं, और ना जनता जनार्दन के हैं। और अब मैं अंतिम दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो मैं संविधान की बात करना चाहती हूं। ये तो हम सब जानते हैं और इस पर न जाने कितनी प्रेस वार्ता हुई है कि जब से संविधान बना है, संघ ने तब से संविधान का विरोध करना शुरू किया। पहले संविधान की प्रतियां जलाकर कहते थे मनुस्मृति संविधान बन जाए, और अभी 2024 के चुनाव तक 400 सीटें पार होते ही संविधान को बदल देंगे, ये भी लगातार वो लोग बोलते रहे। और उन्हें आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कोई है अगर भाजपा का और संघ का, तो वो ये संविधान है, जिसे राहुल गांधी हाथ में लेकर कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और एक बार फिर ये पता चलता है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे संगठनों को देते रहो जो बार बार ये कहे, जनता को ये समझाने की कोशिश करे, या मैं कहूंगी बरगलाने और भड़काने की कोशिश करे कि संविधान को छोड़ दो, संविधान सही नहीं है। वो संविधान जो कहता है कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर खान पान वाला व्यक्ति समान है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि समता, समानता और न्याय का प्रणेता ये संविधान है, उस संविधान को तार तार करो। ये बार बार आपने नाम रखा सनातन शंखनाद, पर आप हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बजा रहे थे। तो मैं कहती हूं मोदी जी आते क्यों नहीं संसद के पटल पर, और ये छुप छुप के क्या वार करना चाहते हैं? बोले खड़े होकर
कि मैं चाहता हूं कि संविधान अलग कर दिया जाए, मनुस्मृति को बनाया जाए संविधान और हिंदू राष्ट्र बने। ये अपना 56 इंच का सीना तो उन्हीं ने नपवाया था ना, तो ये लुका छुपी का खेल मत खेलिए। ये संविधान जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं और कांग्रेस का संघर्ष का एक भी साथी जिंदा है, इस संविधान को हम तार तार नहीं होने देंगे। और अंतिम बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि बार बार भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हर चुनाव में दिए जाते हैं। वो राम ज्यादा बनाम डैश ज्यादा से लेकर गोली मारो डैश को, बार बार ये बात होती है, बचकर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। पहले तो मोदी जी फिर भी कह देते थे कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब तो सन्नाटा पसर जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूं कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाया जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेट स्पीच को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। गेंद आपके पाले में है मोदी जी। और मैं जानना चाहती हूं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका लेश मात्र भी आप आत्मसात करते हुए, अपने आचरण में दिखाते हुए एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाइए, ताकि जब आप भाषण दें, आपके नेता मंत्री संतरी भाषण दें, सनातन संस्था जैसे तमाम संगठनों में भाषण हो, तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नफरत, हिंसा, ये शब्द ही इस्तेमाल ना हो। और अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे तो आप भाषण दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, ये आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा। पर मैं चाहती हूं कि इस छोटी ओछी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति से अब आप ऊपर उठें और देश के बारे में जाते जाते, क्योंकि अब आपकी वापसी तो होने वाली है नहीं, जाते जाते एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन की बात पर अपने विचार जरूर रखकर जाएं। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, रागिनी नायक का नहीं है या अपोजिशन पार्टीज का नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का है, तमाम सेकुलर लोगों का है कि आखिर हिंदुस्तान की राजधानी में पार्लियामेंट की नाक के नीचे इस तरह का प्रोग्राम कैसे मुनक्किद हो सकता है, इस तरह की संस्था को 63 लाख रुपए कैसे दिया जा सकता है। द क्विंट ने भी इस पर खबर शाये की है और द क्विंट ने भी अपनी स्टोरी में यही बताया कि सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री ने 63 लाख रुपए का फंड एक ऐसी संस्था को दिया जिस पर गौरी लंकेश के MM गुलबर्गी के कत्ल का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बाज़ाब्ता चार्जशीट में नाम शामिल कर रखा है। अगर किसी और संस्था पर ये इल्ज़ाम होता, किसी के बारे में पुलिस ये दावा करती, तो फ़ौरन उस पर दहशतगर्द संस्था होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता, उसको बैन कर दिया जाता, उसके अफराद को गिरफ़्तार करके जेल में बंद रखा जाता। लेकिन सनातन संस्था पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि हुकूमत उसको पैसे दे रही है। हैरत की बात यह है कि 2 दिन पहले ही केरल के मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद की मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, और उस मुलाकात पर देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि कौन है ग्रांड मुफ्ती, क्यों इन्होंने मुलाकात की, किस मकसद के तहत मुलाकात की। मुफ्ती आज़म ने कहा कि हमने मदारिस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उस पर बातचीत की है, मुसलमानों के हक़ में बेहतर काम सरकार करे उस पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमें यकीन दहानी कराई है कि मुसलमानों के साथ हम ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों को शेयर किया। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो वज़ीर-ए-आज़म से भी छुपा हुआ नहीं है। 2 दिन पहले ही एक फ़िल्म का ट्रेलर सामने आया जिसका नाम है केरला स्टोरी 2। केरल स्टोरी 1 जो आई थी उसमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था, अदालत से फटकार लगी थी, फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को माफ़ी मांगी थी उन लोगों ने, और 32,000 लड़कियों का जो दावा किया था उन लोगों ने अपने दावा को उन्होंने बदला। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियों की कहानी है, और झूठ साबित हो जाने के बावजूद दोबारा उसी तरह की मूवी सामने लाई जा रही है। इधर देश की राजधानी में मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में बातचीत की जा रही है। असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कंटिन्यू मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी कर रहा है। और जो ताज्जुब की बात वो ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में अदालत पर मुसलमानों का भरोसा भी बाकी है। जब कहीं से इंसाफ नहीं मिल पाता, हर तरफ तारीकी नज़र आती है,
तो अदालत उम्मीद की वाहिद किरण होती है। अदालत में उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। इंसाफ की झलक सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देती है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के जेनोसाइड का ऐलान किया और इस मामले को लेकर नजीब जंग, मौलाना महमूद मदनी, कई सारे एक्टिविस्ट और रहनुमा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ये चुनावी मुद्दा है, इंतखाबी मामला है और आप इस तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मत आइए, हमारा टाइम मत ख़राब कीजिए, आप हाई कोर्ट में पहले जाइए, वहाँ इस मैटर को पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रवैया है, ये जो अंदाज़ है, ये अदालत से एतमाद को मजरूह करने वाला है, कमज़ोर करने वाला है। जमीयत उलमा हिंद ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा मायूसी को बढ़ावा देने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस बीच आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से माह मुबारक में 1000 लोगों के बीच में इफ्तार किट्स और राशन तकसीम करने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि लगातार मिल्लत टाइम्स के पास लोगों का फ़ोन आता है, वो मुतालबा करते हैं कि उनको मदद चाहिए, राशन चाहिए, इफ्तार किट्स चाहिए। तो इस मंसूबा को अमली जामा पहनाने के लिए हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करके, इसको स्कैन करके आप मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए हम ज़रूरतमंद लोगों तक रमज़ान में इफ्तार किट्स को पहुंचा सकें। और जिस तरह आप माह मुबारक की बरकतों से और जिस तरह आप माह मुबारक की बरकतें हासिल कर रहे हैं, उसी तरह गरीब अफराद भी माह मुबारक की बरकतें हासिल कर सके, वो अच्छी तरह रोज़ा रखे, इफ्तार कर सके, सहरी में उनको अच्छी चीज़ें मैसर हो। इसके लिए हम आप सभी को कोशिशें करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।